मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं सामाजिक इतिहास के मुद्दे। विभिन्न मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं जाति संबंधी मुद्दे। यानी कि हम देख रहे थे कि इतिहास के शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विश्लेषण के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि एक जो है इसका शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के दृष्टिकोण से हम जाति संबंधी मुद्दों की, जो कि इतिहास के अहम मुद्दों के रूप में या इतिहास की एक विषय वस्तु के रूप में उनका स्थान निर्धारित है या इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि मानव सभ्यता के विकास की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो वहां पर जो एक कहा जाए कि मानव सभ्यता के विकास में जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, स्थायी जीवन समाज समुदाय का निर्माण होने लगा, वैसे वैसे सामाजिक जो है सामाजिक संरचना का निर्माण होने लगा या ढांचा निर्मित होने लगा। तो प्रारंभिक अवस्था में ये कहा जाए कि एक वर्ग व्यवस्था हुआ करती थी। वर्ण के आधार पर मतलब कार्य के आधार पर वर्ग निर्धारित होता था कि भाई कोई प्रशासनिक कार्यों में कुशल है तो वो क्षेत्रीय उसमें वंश में, जैसे कि प्रशासनिक कार्य और युद्ध क्षमताओं में सक्षम है तो वो क्षेत्रीय वर्ग वर्ण में कहलाएगा, वर्ग में जात का सदस्य होगा। कोई शिक्षा दीक्षा और धार्मिक कर्मकांड अध्यात्म के में क्षमता अच्छी रखता है तो वो ब्राह्मण कुल में का व्यक्ति गिना जाएगा। तो ऐसे ही जो वह समुदाय इसमें जो व्यापार वाणिज्य का कार्य कर सकता है वो वैश्य वर्ग में आएगा, और जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग बौद्धिक दृष्टिकोण से अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में बात करते हैं तो जिनकी बौद्धिक क्षमताएं बुद्धि लब्धि बहुत निम्न है, जो जड़ बुद्धि सदस्य व्यक्ति हैं, क्योंकि मानव समाज है उसमें सभी प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को निम्न यानी कि क्षुद्र वर्ण के अंतर्गत रखा गया था। ये कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समाज के स्वार्थी ठेकेदारों के द्वारा या स्वार्थी लोगों के द्वारा इसे जातिगत रूप प्रदान कर दिया गया। पहले योग्यता के आधार पर उसका वर्ग निर्धारित होता था, अब जन्म के आधार पर उसका वर्ग निर्धारित होने लगा। यानी कि जिस कुल में उसने जन्म लिया है, फिर उसमें चाहे कोई भी योग्यता हो, वो उसी जाति वर्ग का व्यक्ति कहलाएगा। इसी को जाति कहा जाता है। यानी कि जन्म के आधार पर जो जिस समुदाय में या जो सामाजिक जो विभाजन किया जाता है उसे जाति का रूप दिया जाता है। जन्म के आधार पर व्यक्ति को जिस सामाजिक जो वर्ग में उसका जन्म हुआ है वह उसी वर्ग का सदस्य कहलाएगा और वह वर्ग उसकी जाति कहलाती है। अब जब हमने बात करी कि भाई जन्म के आधार पर ये बात निश्चित होगी, तो हर व्यक्ति चाहे अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और उसमें अध्यात्म के गुण नहीं है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो धार्मिक कर्म कांडों को सफलतापूर्वक कर सके या उसमें वो योग्यता नहीं, लेकिन क्योंकि उसने जन्म उस कुल में लिया है तो वह उसी कुल का सदस्य कहलाएगा। और एक जो शूद्र वंश का था, वर्ण का व्यक्ति, चाहे कितनी भी योग्यता क्षमता थी, लेकिन उसमें क्योंकि उसने शूद्र कुल में जन्म लिया था, इसलिए उसी कुल का सदस्य उसे गिना समझा जाने लगा। तो ऐसे में जो एक कहा जाए कि योग्यताओं और क्षमताओं का जो सही उपयोग जो हो सकता था वो होना कम हो गया या बंद हो गया। ऐसे में जो शूद्र वर्ण था वो धीरे धीरे जातिगत प्रथा के अंतर्गत एक, क्योंकि शूद्र वर्ण में वैसे ही अधिकार सीमित मात्रा में हुआ करते थे, क्योंकि कार्य का जो विभाजन था वो इस तरह से था कि सेवा कार्य करना था। तो ऐसे में निश्चित है कि वह बहुत सारे अधिकारों से उस समय भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी वंचित रहा करते थे। तो वही परंपरा यहाँ पे जातिगत प्रथा प्रारंभ होने के बाद भी प्रारंभ हो चुकी थी, अर्थात कि अब उनको जो वंचित वर्ग था, जिनको कि हम कहें कि बहुत सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो कहा जाए कि क्योंकि ये एक जातिगत जो व्यवस्था है वो व्यक्ति की क्षमताओं को नहीं देखती, केवल जन्म के आधार पर उसका कुल निर्धारित करती है, और यही व्यवस्था किसी भी समाज की प्रगति का सबसे बड़ी बाधा या रोड़ा होती है। अगर हम हमारे देश को प्रगति के पथ पे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं तो जन जन के मन से ये जातिवादी प्रथा का समाप्त होना
अनिवार्य है। तो यही बात हमारे संविधान निर्माताओं ने समझी और उन्होंने इससे संबंधित बहुत सारे प्रयास किए, चाहे आरक्षण के माध्यम से था या शिक्षा के अधिकार के माध्यम से था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए कि लोगों के दिमाग से जातिवादी प्रथा जो परंपरा जो है उनके विचारों में इस तरह से घुल मिल गई है कि उसको तोड़ना अब बहुत अनिवार्य है। और शिक्षा इस प्रथा को तोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम माना जा सकता है। चाहे किसी भी परिवार, खाली जातिवादी प्रथा परंपरा के तोड़ने की बात नहीं करी है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को, जैसे कोई कुरीति है, कोई बुराई है, अगर उसको भी हम खत्म करना चाहते हैं तो हम कहने से कोई व्यक्ति अपनी गलत आदत को नहीं बदलता है, उसे बचपन से ही उसके लिए तैयार किया जाना अनिवार्य होता है। और यही चीज कि शिक्षा के माध्यम से बालक को बचपन से ही वैसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि ये जातिवादी मुद्दे जो हैं उनको समाप्त किया जा सके। सभी धर्म, सभी जाति के लोग समान हैं, मानव जाति यानी कि सभी एक समान है, सभी को समान अधिकार, समान कर्तव्य सबके हैं, तो सभी के समान अधिकार भी निर्धारित है, सभी को समान न्याय प्राप्त हो, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त हो। पर ये चीज कब होगी? जब भले ही संविधान ने हमारे कितने भी कानून बना लिए, कितनी भी धाराओं में नीतियों का निर्धारण कर लिया, लेकिन मानसिकता को बदलना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि एक संकुचित सोच को बदलना आसान नहीं होता है, क्योंकि संकुचित सोच के दायरे में चलते ही हम जातिवादी मुद्दों के बीच में उलझकर और अपना जीवन एक तरह से कहा जाए कि विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित स्वयं करते हैं। तो शिक्षा वह सशक्त माध्यम है जो इस जातिवादी मुद्दे को समाप्त करने में सहयोग कर सकता है। तो शिक्षा का योगदान, शिक्षा का क्या योगदान इसमें हो सकता है? तो सबसे पहला योगदान है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। शिक्षा का प्रचार प्रसार, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है किसी भी चीज को सोचने का तरीका उसका बदल जाता है। वो कहना चाहिए कि संकुचित सोच की बजाय उसकी सोच का दायरा विस्तृत हो जाता है और वो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण से चिंतन मनन करने लगता है। हर चीज की अच्छाई और बुराई में अंतर करना सीख जाता है और वह क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझकर और क्या सुधार किया जा सकता है उतनी क्षमताएं उसमें आ जाती। इसीलिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भारत में जो जातिवादी मुद्दा बहुत अधिक प्रबल हुआ था, बहुत अधिक ज्यादा प्रभाव में था, उसके पीछे कारण अशिक्षा भी थी। और अशिक्षा के कारण जो योग्यताएं, जो क्षमताएं उनको कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा था। इसीलिए व्यक्ति की योग्यता और क्षमताओं को समझना और उसके आधार पर उसको समान अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और सम्मान, स्वतंत्रता प्रदान करना की जो विचारधारा है उसका विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि शिक्षा हर चीज में तुलना करने का की क्षमता का विकास करती है और जब व्यक्ति स्वयं तुलना करता है तो सही निष्कर्ष निर्णय ले पाता है। दूसरा है संकीर्ण प्रभाव, संकीर्णता के प्रभाव से अवगत कराना। संकीर्णता के प्रभावों से अवगत कराना, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को संकीर्ण विचारधारा के क्या दुष्प्रभाव हैं उससे अवगत कराने का कार्य शिक्षा कर सकती है, जिसको समझाकर उदाहरण के साथ में स्पष्ट करके और व्यक्ति को इसके लिए स्पष्ट कर सकती है कि संकीर्ण विचारधारा के क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर जातिवादी समस्याओं की जानकारी, जातिवादी समस्याओं की जानकारी, शिक्षा के माध्यम से जो जातिवादी समस्या है उसकी जानकारी बालक को उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वह वास्तविक समस्याओं को जान सके और उसके समाधान के लिए तैयार हो सके। अगला है महापुरुषों की जीवनी से परिचय।
जीवनी की शिक्षा, यानी कि महापुरुषों की जीवनी के बारे में बालकों को परिचय कराया जाए, उनके बारे में दिखा समझाया जाए, जिससे कि उनके जीवन की जो प्रेरणास्पद घटनाएं हैं उनसे प्रेरणा लेकर और स्वयं में भी नैतिक गुणों का विकास बालक कर सके। फिर बाद में भारतीय संस्कृति के परिमार्जन, भारतीय संस्कृति का परिमार्जन, ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृति में बदलाव या परिवर्तन की आवश्यकता है, शिक्षा उसके लिए बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि परिवर्तन को नींव से लाने का प्रयास कार्य करती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जो एक काल, समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उस परिवर्तन के लिए तैयार करना। उसके बाद में है शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान संदर्भों, शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में जो वर्तमान के जो मूल्य हैं वो भिन्न प्राचीन से वर्तमान के मूल्यों में परिवर्तन आ चुका है। तो शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि बालक की जो सोच है आधुनिक हो सकती है, वर्तमान आधार मूल्यों के आधार पर उसका निर्माण किया जा सकता है, जिससे बालक संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर आकर और नवीन मूल्यों को स्वीकार कर सके। फिर बाद में आता है चिंतन के अवसर, चिंतनशीलता का विकास, यानी कि बालक की विभिन्न ऐसे मुद्दे जो हैं उनमें चिंतन करने के उसमें क्षमता का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत देख रहा है तो उसे आंख बंद करके और यूं ही इग्नोर ना करे, बल्कि उसके बारे में उसको कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में वो चिंतन कर सके। अर्थात कि शिक्षा के माध्यम से बालक की इस चिंतन क्षमता का विकास किया जाए, जिससे कि सही गलत के बारे में वह निर्णय ले सके। अगली बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है ना। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी चीज में एक वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी चीज को स्वीकार अगर हमारे में वैज्ञानिक विचारधारा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो जो होता आया है अब तक की बड़ों ने कहा, हमने छोटों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म, उनके बारे में कतई कोई चिंतन या कोई अन्य उसके बारे में विचार विमर्श करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि क्या सही क्या गलत है, उसकी तुलना करे, उसको सही क्रम के आधार पर देखकर और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो, जिससे कि क्या सही और क्या गलत को समझ सके और गलत के में कैसे सुधार किया जाके इस चीज में वह उसका अभ्यास वह कर सके या उसके लिए प्रयास करें। समानता व स्वतंत्रता के लिए शिक्षा, समानता व स्वतंत्रता के लिए शिक्षा, शिक्षा जो है वो इस तरह से हो कि बालक को मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से इस तरह से तैयार करे कि वे सभी को समानता का अधिकार प्रदान करें और स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करना है इस चीज का सही जो है उसको अभ्यास कराएं, सही तरीके का अभ्यास कराएं, जिससे कि कई बार होता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने में किसी अन्य की स्वतंत्रता का बाधा पहुंची है, उसका नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, वो उसके प्रति चिंतनशील नहीं होता है। लेकिन शिक्षा बालक को इन चीजों के लिए तैयार करती है कि स्वतंत्रता का सही उपयोग कैसे किया जाए
और समानता का अधिकार, एक दूसरे की समानता को किस तरह से सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा बालक की जो विचारधारा या सोच उसी अनुकूल निर्मित होती है। फिर बाद में मानव की पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान। मानव की पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान, ठीक है ना। मानव की पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान, कि यहाँ बालक को इस चीज का अनुभव कराया जाए, इस चीज का ज्ञान कराया जाए कि मनुष्य के जीवन को जीने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की बहुत सारे साधन सुविधा, जैसे कि घर में पानी, पीने का पानी की आवश्यकता है, उस पानी को सुरक्षित घर में भरकर रखने के लिए उसे मिट्टी के घड़े की आवश्यकता होगी। तो मिट्टी का घड़ा मैं तो खुद नहीं बनाऊंगी, तो निश्चित है मैं कुम्हार से लेके आऊंगी, यानी कि मेरा जीवन उस कुम्हार पर निर्भर है। खेती मैं खुद नहीं करूंगी, खाने के लिए अनाज मैं खुद नहीं उगाऊंगी, इसलिए मैं किसान पर निर्भर हूँ। नित नए वस्त्र जो मुझे पहनने हैं, तो निश्चित है कि मैं उसमें टेलर के ऊपर निर्भर हूँ। तो कहने का मतलब कि एक व्यक्ति को सुगम और आरामदायक जीवन जीने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना अनिवार्य होता है, या आवश्यक मतलब अनिवार्य होता ही है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे से है बालक को अवगत कराया जाए, जिससे कि बालक दूसरों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण विकसित कर सके। अगली बात और इसमें है सांस्कृतिक भिन्नताओं का ज्ञान। सांस्कृतिक भिन्नता का ज्ञान, ठीक है ना। सांस्कृतिक भिन्नता का ज्ञान यानी कि अलग अलग संस्कृतियों, सांस्कृतिक भिन्नता भारत में पाई जाती है, तो हर संस्कृति का ज्ञान बालक को हो, जो कि उसके जिससे कि बालक उसके मूल्यों में और अपने मूल्यों की समानता को देखकर एक दूसरे के प्रति आदर का भाव विकसित कर सके। और अंतिम बात है शिक्षक का व्यक्तित्व, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक के लिए शिक्षक एक आइडल होता है, वो उसके लिए एक आदर्श होता है। शिक्षक जैसा करता है बालक वैसा ही फॉलो करता है, तो इसीलिए शिक्षक को के व्यक्तित्व पर भी बहुत निर्भर करता है। इसीलिए शिक्षक को स्वयं को जातिगत संकीर्ण विचारधाराओं से दूर होकर एक जो कहना चाहिए कि जिसको हम कहते वर्ग जाति विहीन समाज की जो कल्पना है, उस वैसा व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव को वो महत्व न देता हो और सभी को समान दृष्टिकोण से, समान तरीके से देखता हो। तो जातिगत मुद्दों के लिए शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका हमने शिक्षा के योगदान को हमने समझा कि इसके माध्यम से हम भारत में व्याप्त जातिगत भिन्नता या जो वैमनस्य है उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न होगा जाति संबंधी वैमनस्य को दूर करने में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत अधिक आवश्यकता हो तो घर से निकले हैं तो डबल मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।